देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक दो टॉपिक कराए थे। उनमें से एक टॉपिक था आपका न्यूक्लियर रेडियस, न्यूक्लियस की रेडियस, और दूसरा था आपका न्यूक्लियर डेंसिटी। है ना, दो टॉपिक कराए थे। तो याद होगा, रेडियस, न्यूक्लियर रेडियस की बात करता हूं तो न्यूक्लियर रेडियस, न्यूक्लियस रेडियस, है ना। तो बाय ऑब्जर्वेशन देखा गया कि जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है ना, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उसका एटॉमिक मास नंबर कितना है। जिस एटम का एटॉमिक मास नंबर जितना ज्यादा होगा, मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियन जितने ज्यादा होंगे, उसकी रेडियस क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली इनटू एटॉमिक मास नंबर। अच्छा सॉरी, ये भूल जाओ, न्यूक्लियर रेडियस है ना, न्यूक्लियस रेडियस, रेडियस है ना। तो न्यूक्लियर रेडियस में बाय ऑब्जर्वेशन देखा गया, बाय ऑब्जर्वेशन, कि अगर कोई न्यूक्लियस भारी है, ऑब्जर्व क्या लिख रहा हूं मैं, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि भैया जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, मास नंबर पे। किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो किस शेप का होगा, तो हम मान के चलते हैं न्यूक्लियस क्या है, स्फेरिकल शेप की है। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू इज डायरेक्टली इक्वल टू ए। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा रखा है, कांस्टेंट आप नहीं लिख सकते, तो आर की पावर 3 ए, तो आर यहीं पे रखिए और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पे लगा दीजिए, तो 1/3 हो गया, है ना। और इस कांस्टेंट को हटाइए और लिख दीजिए आर नॉट ए की पावर 1/3। आर नॉट जो है, इसे इंपीरियल कांस्टेंट कहते हैं। ये अलग अलग क्वेश्चन में आपको हो सकता है अलग अलग आर नॉट की वैल्यू, लेकिन मोस्टली आर नॉट की वैल्यू जो होती है 1.2 फर्मी भी होती है, कई जगह पे 1.4 फर्मी भी यूज करते हैं ना, कई जगह पर 1.5 फर्मी भी यूज कर सकते हैं, कई बार आपको निकालनी भी पड़ सकती है इसको, है ना। तो ध्यान रखो। फिर आता है भैया, अगला टॉपिक कराया था मैंने, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। क्या कराया था, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी, मास डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो मास डेंसिटी होता है, देखिए न्यूक्लियस की डेंसिटी मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है भैया, अगर न्यूक्लियस का मास निकालना है आपको, तो हमें न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन की संख्या पता होनी चाहिए, और न्यूक्लियन की संख्या किससे लिखती है, ए से। किससे लिखते हैं न्यूक्लियन की संख्या को, ए से। और हर न्यूक्लियन का मास क्या लिया मैंने, एम। तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियन है, और ये एक न्यूक्लियन का मास, तो कुल मास हो गया न्यूक्लियस का, है ना। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यू। अगर मैं देखूं तो ए मास ऑफ न्यूक्लियन 4/3 पाई, आर की वैल्यू क्या रखी है, तो मैंने आर की वैल्यू आपको बताई है, आर नॉट ए की पावर 1/3 का होल क्यूब। सॉल्व कीजिए तो आपका आएगा ए एम अपॉन में 4/3 पाई आर नॉट क्यूब और ए, ठीक है, ए से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये आ गया एम 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। ये हो गया आपका डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, 1 पॉइंट क्या थी, 2 पॉइंट थी, 1.7 इंटू 10 पावर 17 में भी कुछ भी था, जो भी है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग, कई बार अलग अलग दे रखा होता है ना, तो इसलिए इसकी वैल्यू फिक्स मान के मत चलना, और कई बार क्वेश्चंस में अलग अलग आता है, ठीक है। बाकी मैंने लिखवा रखी है, नंबर नहीं पता मुझे से क्या रहा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये लास्ट क्लास के टॉपिक्स थे, ठीक है। अब इसी के ऊपर, इस फॉर्मूले के ऊपर हमें क्वेश्चन करने 2-3, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। चलो, कह रहा भैया आपको कैलकुलेट दी न्यूक्लियर रेडियाई, रेडियस निकालने किसकी, बैरियम 5640, 5640, और ऑक्सीजन 817। गिवन आर नॉट की वैल्यू क्या रखी भैया, 1.5 फर्मी दे रखी है, यहाँ पर आर नॉट की वैल्यू क्या रखी है, 1.5 फर्मी। तो अगर मैंने मान लिया बैरियम की रेडियस क्या है, R1 क्या है, तो R1 की वैल्यू क्या होगी, आर नॉट, बैरियम का एटॉमिक मास नंबर का 1/3, बैरियम का एटॉमिक मास नंबर का 1/3, तो आर नॉट की वैल्यू क्या है, 1.5 फर्मी। और ए की वैल्यू कितनी है बैरियम के लिए, तो भैया आप देखोगे 140 है, तो 40 की पावर, इसको सॉल्व कर लेना, आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बिल्कुल ऑक्सीजन के साथ करना, तो ऑक्सीजन का मैंने मान लिया कितनी रेडियस इसकी, R2, तो R2 की वैल्यू क्या होगी, क्या होगा, आर नॉट, क्या होगा, आर नॉट ए की पावर 1/3,
आर नॉट की वैल्यू यहाँ पे रखिए 1.5 फर्मी, है ना, और रेडियस कितनी है भैया, तो 17, 1/3। सॉल्व कर लीजिए, आ गया आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से करना है। आगे बढ़े, चलो अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन अगला वाला दे रखा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा न्यूक्लियर रेडियस कितनी है भैया लेड की, लेड की न्यूक्लियर रेडियस आपको रखी है 8.875 फर्मी, 8.875 फर्मी, किसकी, लेड की। लेड का एटॉमिक मास नंबर कितना है, 208। कह रहा व्हाट विल बी द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कैल्शियम 44। ठीक है, अपने को इसको निकालनी है, मतलब आर नॉट नहीं दे रखा मुझे, क्या दे रखा, तो हम जानते हैं भैया हमें कैल्शियम की रेडियस हमने क्या मान ली, R1, और उस R1 की वैल्यू क्या लिखी है, 8.874 फर्मी। तो अपने को पता है R1 किसके बराबर होगा, R0 ए की पावर 1/3 की। तो अपने को पता है R1 की वैल्यू क्या रखी है, 8.874 फर्मी। R0 की वैल्यू अपने को निकालनी है, और ए की वैल्यू क्या रखी है, लेड के लिए 208। सॉल्व कर लीजिए, R0 की वैल्यू आ गई R0 की वैल्यू। जब R0 की आ गई तो हम इससे कैल्शियम की निकाल रहे हैं। कैल्शियम का क्या होता है, कैल्शियम की रेडियस हमने क्या लिया, R2। तो R2 क्या होगा, R0 ए की पावर, और आप देखते तो R0 की वैल्यू हमने निकाल रखी है पूरी, है ना, R0 ये निकाल रखा है ना अपना, R0 निकाल रखा है, और ए की वैल्यू क्या है भैया कैल्शियम के लिए, 44 की पावर 1/3। कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ कहाँ पे, कहाँ पे, अच्छा हाँ ये पी बी आएगा, ये पी बी आएगा, है ना, लेड, लेड, ठीक है, मैंने नहीं लिखा, वो बच्चे ने लिख दिया बोलते। पावर सॉल्व कर लिया यार, अब ये भी बताऊं क्या मैं, क्यूब रूट निकालना आता है। ठीक, चलो आगे बढ़े। अब देखिए टॉपिक अगला कौन कौन है भैया, अमीशा जी देखिए पढ़ाई कर लीजिए थोड़ा सा ज्यादा, है ना। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपकी वाई क्यू का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक न्यूक्लियस थी और उसका एटॉमिक मास नंबर कितना था, 235। वो कह रहा है दो न्यूक्लियस में टूट जाती है और उनके मास का रेशियो क्या आता है, 2:1। क्या आता है, ठीक है, कह रहा है R0 की वैल्यू क्या देखिए 1.4 फर्मी दे रखी है। आपको निकालना क्या है, दोनों की रेडियस, क्या निकालना है, ठीक है, रेडियस ऑफ टू न्यूक्लियस। तो मेरे को पता है ए इक्वल्स में क्या है, ए से दो न्यूक्लियस बनी है, तो मैंने माने पहले न्यूक्लियस का एटॉमिक मास नंबर क्या है, A1, दूसरे का क्या है, A2। तो कह रहा है ए कितना है, 235 है, और दूसरे A1 की वैल्यू क्या रखी है, 2, तो हमने क्या ले लिया 2x, रेशियो रखा है तो 2x लेंगे, और A2 की वैल्यू क्या रखी है 1, तो इसको क्या ले लिया x। सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 78.3, क्या गई, अपने को A1 निकालना, A1 क्या होगा 2 इंटू में x, A1 क्या है भैया, A1 2x है ना, तो 2x, x की वैल्यू क्या रखी है, तो हमने सॉल्व कर लिया, A1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 56.6 आ गई। ऐसे A2 निकालेंगे, A2 क्या है भैया, x के बराबर है, x की वैल्यू आपको पता ही ऑलरेडी। अब A2 की वैल्यू समझ गए ना भैया, A2 की वैल्यू x है, x की वैल्यू क्या है भैया, तो हम अब निकाल रहे हैं A2 की A1 की रेडियस, क्या निकाल रहे हैं, तो A1 की रेडियस को मैंने क्या ले लिया R1, R1 की वैल्यू क्या होगी R0 A1, A1 आएगा यहाँ पे, ठीक है 1/3, तो R0 की वैल्यू क्या लिखी 1.4, और A1 की वैल्यू क्या रखी 156.3, 156.3 कहाँ गया भाई, ये रहा A1 156.3 दिया गया। अच्छा R2 निकाल रहे हैं, R2 क्या होगा R0 A2 की पावर 1/3, R0 की वैल्यू 1.4 फर्मी, और A2 की वैल्यू क्या रखी भैया 78, क्या आ गया। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लो, हो गया आसान क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भैया प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टी है, न्यूट्रॉन्स इज एलिमेंट्री पार्टिकल। क्या है भैया, एलिमेंट्री, एक छोटा पार्टिकल है, ठीक है, एलिमेंट का पार्टिकल। कहां पे रहता है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, केवल किसके आप न्यूक्लियस में रहता, हाइड्रोजन की, केवल हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में नहीं मिलता, बाकी सब के पास न्यूट्रॉन रहता ही रहता है, ठीक है। कह रहा न्यूट्रॉन्स हैज नो चार्ज, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, और इसका मास क्या होता है, थोड़ा सा प्रोटॉन से ज्यादा होता है, ये होता है AMU में, और ये होता है किलोग्राम में इसका मास, ठीक है। फिर कह रहा है इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन क्या, न्यूट्रॉन क्या होता है, स्टेबल होता है, क्या होता है, स्टेबल होता है, मतलब ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे वो आउटसाइड आता है, फ्री न्यूट्रॉन्स स्पॉन्टेनियसली डिके, वो तुरंत क्या होता है, टूट जाता है, किसमें, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल में, और साथ साथ में प्रोटॉन में, तीन पार्टिकल में। देखिए न्यूट्रॉन जब
न्यूक्लियस के अंदर रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन जैसे ही बाहर आया न्यूक्लियस से वैसे क्या होता है, टूट जाता है। किसमें? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो साथ साथ में निकलती है, साथ में एनर्जी। क्या निकलती है? एनर्जी। ठीक है भैया। और इसका जो डीके टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? 100 सेकंड होता है, 1000 सेकंड होता है। क्या होता है? 1000 सेकंड में ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? डीके हो जाते हैं। समझ गया? अब देखिए इसकी रिएक्शन मैंने लिखी है, बुक में वैसे दिन रखी है लेकिन मैंने लिख दिया, आपको यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, ये है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम लिखते हैं 0 1। 0 मतलब इसके पास चार्ज क्या है? 0 है, लेकिन इसका मास नंबर क्या है? 1 है। न्यूट्रॉन के पास चार्ज 0 तो उसको हम लिखते हैं, मैंने ये लिख दिया E+। क्या लिख दिया? न्यूट्रॉन के पास 0 होता है ना, तो हम लिख सकते हैं +1 0 ही है। तो इसका मतलब एक न्यूट्रॉन के पास एक प्रोटॉन और एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो जब टूटा तो क्या बना? एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो होता है ये, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। और साथ साथ में क्या निकलती है? एनर्जी। साथ साथ में क्या निकलती है? इस रिएक्शन को आप याद कर लेना। ठीक है भैया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बीइंग न्यूट्रल, क्योंकि हमें पता है ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो दे डू नॉट इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन के साथ कौन इंटरेक्ट करता है? या तो खुद इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता इसलिए इंटरेक्ट नहीं करता। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को निकालना मतलब आयोनाइज करना होता है। क्या होता है? अगर मैं किसी न्यूट्रॉन को फेंक देता हूं तो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ कोई संबंध नहीं बना पाएगा। और जब संबंध नहीं रहेगा उसके इलेक्ट्रॉन के साथ तो वो निकाल भी नहीं सकता उसको, मतलब ये आयोनाइज नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं पाएगा। देखिए सुन लीजिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं इस चीज को, कि अगर मान लीजिए मैंने न्यूट्रॉन को फेंका किसी एटम के पास, ये एटम है, तो इसके पास चार्ज 0 है, तो इसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि इस इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए। क्यों? क्योंकि अगर भैया आपको पता चार्ज 0 है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर किसी प्रकार का, न्यूक्लियस इसके ऊपर इफेक्ट आएगी, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर कौन चार्ज होता है? प्लस, और इलेक्ट्रॉन पास कौन सा चार्ज होता है? माइनस। इसके पास कौन चार्ज होता है? 0। क्या होता है? ना तो ये इसकी तरफ आएगा ना ही ये इसकी तरफ जा सकता, मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं जाएगा तो इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराएगा, टकराएगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाता है उसकी आयोनाइजिंग पावर क्या होती है? बहुत कम या 0। ठीक है, बहुत कम होती है। वही लिखा हुआ है, हमें पता है ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ये इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन हैव लो आयोनाइजिंग पावर, मतलब इलेक्ट्रॉन को ये नहीं निकाल सकता। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा भैया जैसे कि हमें पता बीइंग न्यूट्रल, ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन डू नॉट रिपेल और अट्रैक्ट बाय न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी इसको रिपेल और अट्रैक्ट नहीं करती। ठीक है, तो दे कैन इजीली पेनिट्रेट हैव न्यूक्लियाई एंड इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन। सुन लीजिए इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि मुझे पता है ये न्यूक्लियस के साथ भी कोई संबंध नहीं बना पाता, ये न्यूक्लियस को खींच भी नहीं पाता, तो ये क्या करता है? एटम से सीधा सीधा क्या होता है? आर पार हो जाता है, ना इलेक्ट्रॉन से टकराता है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं खींच पाता, ना रिपेल कर पाता है, ना न्यूक्लियस को खींच पाती है, रिपेल कर पाती है। तो इसलिए क्या करता है? एटम का ऑलमोस्ट पार्ट क्या होता है? खाली होता है, इसलिए क्या होता है? ज्यादा संभावना होती है कि एटम को चीर करके निकल जाए बाहर, यानी इसकी पेनिट्रेटिंग, चीर के बाहर निकलना मतलब पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है? इसकी बहुत ज्यादा होती है। चीर के ऐसे निकल जाना मतलब पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है? इसकी बहुत ज्यादा होती है। आयोनाइजिंग पावर क्या होती है? बहुत कम होती है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इंड्यूस द न्यूक्लियर रिएक्शन, इंड्यूस द। अब इस लाइन का मतलब समझिए, देखिए भैया न्यूक्लियस होती है और न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब होता है रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी। क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब होता है रेडियो एक्टिविटी, और रेडियो एक्टिविटी हमेशा हैवी न्यूक्लियस के साथ होती है। किसके साथ होती है? हैवी न्यूक्लियस इसको कहते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियन की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। अब देखिए मान लीजिए छोटी सी न्यूक्लियस है, क्या है, और आप चाहते हो कि इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? छोटी न्यूक्लियस के अंदर तो हो नहीं सकती न्यूक्लियर रिएक्शन, तो उसको क्या करना पड़ेगा? हैवी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? हैवी। कैसे बनाओगे? उसके अंदर न्यूक्लियन और घुसेड़ दो, उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन और घुसेड़। कौन से न्यूक्लियन को घुसेड़ सकते हो? प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन को? बताओ कौन सा? देखिए न्यूक्लियन तो दोनों ही होते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे तो ज्यादा हैवी होगी, और ज्यादा हैवी होगी तो रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब न्यूक्लियस टूटना चालू हो जाएगी। हम चाहते हैं न्यूक्लियस टूट जाए, लेकिन हमारे पास न्यूक्लियस कैसी है? छोटी न्यूक्लियस है, तो तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? उसको हैवी बनाना पड़ेगा। हैवी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? न्यूक्लियन घुसेड़ने पड़ेंगे। कौन सा न्यूक्लियन घुसेड़ेंगे? प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? प्रोटॉन। अगर आप न्यूक्लियस की तरफ छोड़ते हो तो न्यूक्लियस उसको क्या करती है? रिपेल कर देती है, न्यूक्लियस को एक्सेप्ट नहीं करती, भगा देती है। लेकिन न्यूट्रॉन अगर छोड़ते हो तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो आसानी से न्यूक्लियस के अंदर घुस जाता है।
ठीक है। और जब आसानी से न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या यानी न्यूक्लियन की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। न्यूक्लियस कैसी हो जाती है, हैवी हो जाती है, और न्यूक्लियस टूट जाती है, यानी रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। तो यानी रेडियो एक्टिविटी अगर आपको स्टार्ट करनी है तो आप प्रोटॉन की जगह पर न्यूट्रॉन का इस्तेमाल करोगे। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर आसानी से जा सकता है, न्यूक्लियस को हैवी बना देगा। समझ गया भैया। अगला देखिए भैया, कह रहे हैं इन हैवियर न्यूक्लियर, अगर मैं बड़ी न्यूक्लियस की बात करूं, जो बड़ी न्यूक्लियस होती है उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा न्यूट्रॉन्स होते हैं। रीजन बड़ा सिंपल है, अगर केवल प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन क्या करेगा, न्यूक्लियस को तोड़ देगा। क्या करेगा, तो इसी रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए बीच में क्या घुसे दिए जाते हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स, उनके बीच में म्यूचुअल रिपल्शन क्या होता है, कम हो जाता है, और न्यूक्लियस क्या होती है, काफी देर तक स्टेबल रह पाती है। समझ गए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आता है अगला टॉपिक है अपना न्यूक्लियर फोर्स। क्या आता है, न्यूक्लियर, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पहला कह रहा है भैया ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। क्या होता है, यहां पर अपने पास 4 फोर्स है, फंडामेंटल फोर्स है अभी तक खोजे गए। 4 फंडा, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच का फोर्स भी कंसीडर हो जाता है, और मैग्नेट के बीच का भी फोर्स कंसीडर हो जाता है। एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स रेडियो एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो भी यहाँ पे आप पढ़ोगे थोड़ा बहुत। और एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो हम न्यूक्लियस के अंदर लगने वाले फोर्स की बात कर रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं, और वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सारे फोर्सेस में। समझ गए, ये नॉन कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, सबके सब क्या होता है, कंजर्वेटिव होते हैं। क्या होते हैं, क्योंकि ये सेंटर टू सेंटर लगते हैं, जो सेंटर टू सेंटर लगते हैं वो सब क्या होता है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव की प्रॉपर्टी 11th क्लास में पढ़ाई थी, मैं नहीं बता रहा अभी। ठीक है, ये कंजर्वेटिव नहीं होता, ये कंजर्वेटिव नहीं होता। दूसरा कह रहे हैं नॉन सेंट्रल फोर्स, जैसे मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं, मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं, या ग्रेविटेशन फोर्स की बात करूं, वो सेंटर टू सेंटर लगता है, मतलब एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर, या एक चार्ज के सेंटर से दूसरे चार्ज के सेंटर में। लेकिन ये कभी भी सेंटर टू सेंटर नहीं लगता, ये सरफेस टू सरफेस लगता है। कैसा लगता है, इट एक्ट सरफेस टू सरफेस इन बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स। कैसा होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों नेचर होते हैं इसके। ठीक है भैया। और दूसरा कह रहा है शॉर्ट रेंज होता है। क्या होता है, इसका दायरा जो होता है बहुत छोटा होता है। समझ गया भैया, कहां गए वो, ऊपर क्या। अगला कह रहा है भैया इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ चार्ज। कह रहा है भैया चार्ज के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। मतलब समझिए कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जितना न्यूक्लियस फोर्स लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स, उतना ही क्या लगेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा। चार्ज कैसा भी हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूक्लियर फोर्स हमेशा क्या होगा, मतलब न्यूक्लियॉन्स पर डिपेंड करेगा, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। सेम फोर्स एक्ट इन बिटवीन न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन। समझ गए भैया, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आता है भैया वेरिएशन विद डिस्टेंस। इस फोर्स के अंदर डिस्टेंस के साथ कुछ वेरिएशन आती है, यहाँ पे लिखवा रखा है। देखिए आपको एक बात बता दूं, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा के Q1 Q2 अपॉन में R, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है, अगर ये दोनों ही चार्ज पॉजिटिव हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। क्या होगा, यानी अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है तो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। दोनों चार्ज नेगेटिव होंगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, और फिर भी इनके बीच में क्या होगा। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, और ये पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो कहने का क्या मतलब है, कह रहा है भैया अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो क्या होगा, रिपल्शन, और अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो क्या होगा, अट्रैक्शन। ठीक है, अपने पास 2 न्यूक्लियॉन है, अपने पास क्या है, 2 न्यूक्लियॉन है, उनके सरफेस के बीच की दूरी क्या है, आर है। क्या है, 2 न्यूक्लियॉन, उनके सरफेस के बीच की दूरी क्या है, आर है। हम उन दोनों न्यूक्लियॉन को क्या कर रहे हैं, पास में ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं, जब पास में ला रहे थे, ध्यान दीजिए भैया, एक लाइन है, ये यहां से लाइन खींचनी है। ठीक है, ये लाइन ध्यान रखना, इस लाइन को खींच देना, वैसे यहाँ पे बनी नहीं है। जब दूरी ज्यादा थी तो इनके बीच में देखिए, ये लाइन बता रही है, ये पोटेंशियल एनर्जी 0 की लाइन है। ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी पॉजिटिव में। आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी, घटेगी। देखिए देखिए, इस 0 के नीचे आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, और इस 0 से ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव। हम देख रहे हैं जब दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच में आर की वैल्यू क्या थी, ये फर्मी में है, क्या इसमें है, ये 2 फर्मी के आसपास का डिस्टेंस था।
तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, स्मॉल नेगेटिव थी। क्या थी, जीरो के नीचे है ना, जीरो के स्मॉल नेगेटिव, और स्मॉल नेगेटिव का मतलब होता है स्मॉल एट्रैक्शन, दोनों न्यूक्लियन के बीच में कम एट्रैक्शन था। लेकिन जैसे मैं इस आर को और कम करता हूँ, आर को और कम करता हूँ, तो आप देखते हो ये भैया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव ज्यादा हो रही है, ज्यादा नेगेटिव हो रही है ना, ज्यादा नेगेटिव मतलब ज्यादा एट्रैक्शन, ज्यादा नेगेटिव मतलब ज्यादा एट्रैक्शन। लेकिन जैसे मैं 0.8 फर्मी पे आता हूँ, कहां पे आता हूं, तो आप देखो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुकी है, क्या हो चुकी है, और बहुत ज्यादा नेगेटिव मतलब बहुत ज्यादा। अब 0.8 फर्मी के नीचे आ रहे हो, इस आर की वैल्यू को 0.8 फर्मी के और इधर आ रहे हो, इधर इधर आ रहे हो, ठीक है, और इधर आ रहे हो, तो आप देख रहे हो ये जो रिपल्सिव था, जो ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल थी, वो धीरे धीरे क्या होगी, ऊपर जाने लगी। और जैसे आप 0.4 फर्मी पे पहुंचते हो, कहां पहुंचते हो, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो, क्या होती है, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो हो जाती है अगर, तो ना तो रिपल्शन होगा ना ही कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। और जैसे आप 0.4 फर्मी से नीचे आते हो और कम करते हो इनके बीच की दूरी को, तो ये कैसा होता है, पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, ऊपर चली जाती है, मतलब पॉजिटिव हो जाती है, क्या होती है, और पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब इनके बीच में क्या होगा, हाई रिपल्सन, हाई रिपल्सन क्या हो जाता है, समझिए भैया, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है भैया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपने पास, ठीक है, साफ साफ कह रहा 4, देखिए इसे आर नॉट कहता हूँ, ये यहाँ पे आपने लिखा आर नॉट कहता हूँ, इसे क्या कहता हूँ, और ये 0.8 फर्मी है, क्या ये, ठीक है। कह रहा है अगर मैं आर नॉट से नीचे, मतलब 0.8 फर्मी से नीचे, आर नॉट से नीचे अगर आ रहा, न्यूक्लियस के बीच की, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी है, अगर मैं उस आर की वैल्यू को आर नॉट यानी 0.8 फर्मी से कम कर दूं, तो एट्रैक्शन क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है, एट्रैक्शन क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ने लगती है। नेगेटिव से क्या होती है, अगर नेगेटिव से कहा जाती है पॉजिटिव की तरफ जाती है, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगी, तो भैया क्या होगा, एट्रैक्शन नेचर क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, और क्या बढ़ेगा भैया, एट्रैक्शन धीरे धीरे कम होगा तो रिपल्शन क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मैं आर नॉट की वैल्यू, आर की वैल्यू आर नॉट से ज्यादा है, मतलब ये जो इनके बीच की दूरी है वो इस आर नॉट से यानी इससे ज्यादा है, तो आप देखते हो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है तो अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। और हम जानते हैं भैया 0.4 फर्मी पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यानी अट्रैक्शन क्या होता है, जीरो हो जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एट 0.8 फर्मी, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपकी मैक्सिमम होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो अट्रैक्शन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। और जैसे हम 0.4 फर्मी लिखा होगा यहाँ पर, हाँ ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा ग्रेजुअली डिक्रीजेस जीरो विद इंक्रीजिंग, यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा नहीं है इसने, 0.4 फर्मी पे यहाँ पे लिखा ना, 0.4 फर्मी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो, मतलब अट्रैक्शन भी क्या होता है, जीरो हो जाता है, समझिए भैया, इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है अभी नीचे मैंने, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0.4 फर्मी पर न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स क्या होता है भैया, जीरो जाता है, क्योंकि समझ गए ना क्यों। और ये आपको याद रखना है, मतलब आता तो नहीं है लेकिन आपको याद रखना है, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, दो न्यूक्लियॉन्स लिए, ठीक है, ये दो न्यूक्लियॉन्स, एक न्यूक्लियस लिए, इनके सरफेस के बीच की दूरी क्या थी, आर थी, इनको कम करता रहेगा, क्या हुआ, कम करने लगा, कम करने लगा, इनकी इसकी पोटेंशियल क्या होगी, नेगेटिव होने लगी, नेगेटिव, उसकी नेगेटिव नेचर क्या होगा, बढ़ने लगा, जब नेगेटिव नेचर बढ़ता जाएगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। 0.8 फर्मी पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लार्ज नेगेटिव होगी, क्या होगी, लार्ज नेगेटिव, मतलब अट्रैक्शन भी क्या हो गया, लार्ज हो गया। उसके बाद 0.8 फर्मी से भी कम डिस्टेंस किया आपने, ठीक है, तो ये अट्रैक्शन क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगा, पोटेंशियल भी धीरे धीरे कम होने लगी, 0.4 फर्मी तक पहुंचते पहुंचते ये क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, पोटेंशियल जीरो, यानी मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन कुछ भी नहीं हो रहा। और जैसे ही मैं क्या करूंगा, उससे नीचे डिस्टेंस पे जाऊंगा तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस में जैसे मैं 0.4 फर्मी से भी कम करता हूँ तो इनके बीच में हाई रिपल्शन होगा, समझ गया, ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ पर ये ध्यान रखना, नौ ये इनवर्स स्क्वायर लो को, ये जो फोर्स है ना वो इनवर्स स्क्वायर लो को फॉलो नहीं करता, वो अगर अट्रैक्शन की बात करोगे तो अट्रैक्शन जो होता है वो आर की पावर 7 से वेरी करता है, और जो रिपल्शन होता है वो आर की पावर 9 से वेरी करता है। अगर मैं अट्रैक्शन में चेंज की बात करूंगा तो आर की पावर 7 से चेंज होगा, बढ़ेगा घटेगा दोनों से, मतलब जो ग्राफ जा रहा था ना यहाँ से, आर की पावर 7 से वेरी कर रहा है, ठीक है। और जब रिपल्शन की बात करूंगा तो ये जो ये गया ना, देखो एकदम स्ट्रेट हो गया, ठीक है, तो आर की पावर 9 से उसके अंदर वेरिएशन आ रही है, ठीक है भैया। तो ये था आज की क्लास का, मिलता है अगली क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। ट्रैक्शन मैक्सिमम रहेगा उससे 0.8 पे, और 0.8 में पोटेंशियल जी मैक्सिमम है, लार्ज नेगेटिव।